नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, एसआईपी से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार, मैं हूं जमीश। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैवियर मिले के साथ की प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। प्रेसिडेंशियल पैलेस कासा रोसादा में हुआ औपचारिक स्वागत। पीएम मोदी ने ब्यूनस आयर्स में होसे दे सैन मार्टिन मेमोरियल पर अर्पित की श्रद्धांजलि। जनरल सेंट मार्टिन की स्पेन से आजादी दिलाने में अहम भूमिका। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात में रखी देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला। कहा, सहकारी क्षेत्र में खत्म होगा भाई भतीजावाद, प्रशिक्षित लोगों को ही मिलेगी नौकरियां। डरा गया भगोड़े नीरव मोदी का भाई नेहाल मोदी। अमेरिका में हुई गिरफ्तारी, भारत लाने की तैयारी शुरू। पीएनबी घोटाले में भाई नीरव की मदद करने का आरोप। बर्मिंघम टेस्ट में भारत के 608 रनों के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड के 3 विकेट गिरे। आकाशदीप ने 2 विकेट और मोहम्मद सिराज ने लिए 1 विकेट। इन सभी खबरों को देखते हैं विस्तार से। 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के दौरे पर हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैवियर मिले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत प्रेसिडेंशियल पैलेस कासा रोसादा में किया। यहां पर औपचारिक रूप से उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैवियर मिले के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों नेताओं की यह मुलाकात वहां के प्रेसिडेंशियल पैलेस कासा रोसादा में ही हुई है। दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैवियर मिले ने प्रेसिडेंशियल पैलेस की बालकनी में खड़े होकर के आम जनता का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्राओं के दौरान उन महानायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते रहे हैं जिनकी विरासत सीमाओं से परे है। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल भारत की धरती पर ही नहीं बल्कि अपनी विदेश यात्राओं के दौरान दुनिया के कई देशों में भी महान नेताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, जहां मानवता के महान सेवकों ने अपने विचारों, संघर्षों और नेतृत्व से इतिहास की दिशा बदली है। यह श्रद्धांजलि उन महान नेताओं को समर्पित है जिन्होंने न सिर्फ अपने अपने देश को नई दिशा दी बल्कि मानवता की सेवा में भी अभूतपूर्व योगदान दिया।
या उन महान व्यक्तियों के साथ साथ स्वतंत्रता, न्याय और मानवता के उन मूल्यों का भी सम्मान है जो आज भी दुनिया को जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्तर पर कई महत्वपूर्ण नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों के स्मारकों का दौरा किया है। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में सैन मार्टिन मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने घाना के एकरा में नुक्रुम्हा मेमोरियल पार्क का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता, एकता और सामाजिक न्याय के लिए डॉक्टर नुक्रुम्हा के अमिट योगदान के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित की तथा एक क्षण का मौन रखा। 11 मार्च 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस की अपनी आधिकारिक यात्रा पर देश के इतिहास की दो महान हस्तियों, मॉरिशस के संस्थापक और प्रथम प्रधानमंत्री सर शिवसागर रामगुलाम और पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ को श्रद्धांजलि दी। 27 सितंबर 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो के निप्पॉन बुडोकन में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री आबे की स्मृति को सम्मानित किया, जिन्हें वे अपना प्रिय मित्र और भारत जापान साझेदारी का महान समर्थक मानते थे। 8-9 जुलाई 2016 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहानिसबर्ग में नेल्सन मंडेला फाउंडेशन का दौरा किया और रंगभेद विरोधी नेता नेल्सन मंडेला को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला को श्रद्धांजलि देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हिल का दौरा किया। 29 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधुनिक सिंगापुर के संस्थापक और सिंगापुर के प्रथम प्रधानमंत्री ली कुआन यू के अंतिम संस्कार में भी भाग लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के दौरे के बाद ब्राजील के लिए रवाना होंगे। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर के हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया से विशेष बातचीत की है। आइए सुनते हैं कितना महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ब्राजील दौरा। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो द जेनेरो में हो रहा है और हमारे साथ हैं ब्राजील में भारत के राजदूत श्री दिनेश भाटिया। सर, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब विश्व में कई तरह के संकट हैं, और ऐसे में भारत की प्राथमिकताएं क्या हैं इस शिखर सम्मेलन के लिए? पहली बात तो आपको ये समझना कि ब्रिक्स का जो मेन एजेंडा है वो शुरू से रहा है ग्लोबल गवर्नेंस का रिफॉर्म करना, और इस बार भी ब्राज़ील की अध्यक्षता में जो इस सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन के लिए यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, उसका मेन एजेंडा भी ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म का ही रहेगा। उसके अलावा ब्राज़ील ने चुने हैं कई और विषय, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा है। सर, आपने विस्तार की बात की। ब्रिक्स 4 देश से शुरू हुआ, फिर 5 बना और आज 10 फुल मेंबर हैं और कई कतार में लगे हुए हैं। तो क्या लगता है कि दुनिया में ब्रिक्स के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, खास करके ग्लोबल साउथ में? ग्लोबल साउथ के प्रति आकर्षण तो हमेशा रहा ही है। भारत ने हमेशा ग्लोबल साउथ को प्रमोट किया है। साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात हम हमेशा करते रहे हैं। हमारे कई ऐसे प्रोग्राम हैं, जैसे हमारा एक आईटेक प्रोग्राम रहता है, वो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ है उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम्स हम करते हैं। हम आईटी सेंटर्स बनाते हैं, हम और कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं। हमारा डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन है विदेश मंत्रालय में, जिसका मेन काम जो प्रगतिशील देश हैं उनमें कार्य करने का है। तो ग्लोबल साउथ के देश भी लगता है ब्रिक्स में काफ़ी रुचि ले रहे हैं। देखिए, एक्सपेंशन जो हुआ है उसके हिसाब से ऐसा है, और आगे भी जैसा ये, क्योंकि ब्रिक्स एक देश डिसाइड नहीं करता है कि कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा, कौन नहीं करेगा, तो जैसे जैसे मिलकर के मेंबरशिप डिसाइड करेगी वैसे वैसे इसका विकास होता रहेगा। तो ग्लोबल साउथ के 2 महत्वपूर्ण देश भारत और ब्राज़ील एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि कई क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ने की उम्मीद है। डीडी न्यूज़ के लिए ब्राज़ील के रियो द जेनेरो से कैमरा पर्सन जयशंकर और पीयूष के साथ मैं अखिलेश सुमन। और ग्लोबल साउथ के 2 अहम देश हैं भारत और ब्राज़ील, और दोनों ही कृषि प्रधान देश हैं। दोनों तरफ की सरकारों का जोर है कि कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जाए। इस पर हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने बात की भारत और ब्राज़ील के कृषि व्यवसायियों के साथ। इन्होंने बताया कि कैसे दोनों देश आपस में सहयोग कर सकते हैं और दोनों देशों के किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्योगों को फ़ायदा कैसे हो सकता है।
दुनिया के ग्लोबल साउथ में जिन दो देशों के पास कृषि में काफ़ी महारत है वो है भारत और ब्राज़ील। मनीष जी, आपकी एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में रुचि है, आप एग्रीकल्चर में बाहर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं या बाहर से पूंजी आकर्षित करना चाहते हैं। ये जो ब्राज़ील के जो हमारे जो टियागो बोल रहे हैं, इनसे क्या फ़ायदा हो सकता है भारत के किसानों को? देखिए, भारत के किसानों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। जो मैं अभी इनकी टेक्नोलॉजी देख रहा हूँ, जो इन लोगों की बातें भी सुनी हैं, तो उससे लग रहा है कि ये लोग काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं और इनके जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं फार्मिंग के लिए, वो हमारे देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर हम लोग, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट एफपीओज़ को प्रमोट कर रही है, एफपीओज़ के थ्रू हम जो छोटे फार्मर्स हैं उनको हम कंबाइन करके और उसके साथ में कोल्ड चेन का इस्तेमाल करते हुए अगर इनकी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे तो हम फार्मर्स को एक अच्छा प्राइस भी दे पाएंगे और अच्छा प्रोडक्शन भी हम लोग वहाँ पे कर पाएंगे। तो भारत के एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर भारत और ब्राज़ील में कोई सहयोग होता है तो उससे क्या करेंगे? यहाँ पूंजी लगाएंगे, यहाँ की पूंजी वहाँ से ले जाएंगे या यहाँ की टेक्नोलॉजी वहाँ ले जाएंगे? कैसे ये सहयोग होगा? दोनों चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पर लैंड बैंक बहुत ज़्यादा है इनके पास, तो इनके पास जो है एग्रीकल्चर बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हम यहाँ से भी प्रोडक्ट्स को भी उधर ले जा सकते हैं, वहाँ यहाँ की टेक्नोलॉजीज़ भी वहाँ ले जा सकते हैं और वहाँ पर भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम यहाँ पर भी ला सकते हैं। तो इसके ऊपर अभी हम लोग और थोड़ा मंथन करेंगे और उसके बाद कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आने की उम्मीद है इन आने वाले 2 दिनों में। कल अपने पीएम साहब भी आ रहे हैं जो कि हमेशा हम लोग के लिए एनर्जी बूस्टर रहे हैं, तो डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ ना कुछ अच्छा हमें और सहयोग मिले। तो भारत और ब्राज़ील के बीच में जो संबंध है उन संबंधों में एग्रीकल्चर एक खास उसका फैक्टर है और अगर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भारत और ब्राज़ील साथ में बढ़ें तो निश्चित तौर पे ग्लोबल साउथ के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, ताकि अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़ पर एग्रीकल्चर के मामले में, नई तकनीक के मामले में हमारी निर्भरता कम होगी। और ख़ास बात यह है कि ब्राज़ील में भी छोटे किसान हैं और भारत में भी छोटे किसान हैं, तो एक दूसरे की आवश्यकताओं को ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ रियो द जेनेरियो से मैं अखिलेश सुमन, डीडी न्यूज़ के लिए। अब ब्राजील में ही भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के निदेशक डॉक्टर ज्योति शुक्ला ने बताया कि कैसे भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी की वजह से दोनों देशों की सरकारों के साथ साथ जनता भी करीब आ रही है और ये दोनों देशों की डिप्लोमेसी को भी बल प्रदान कर रही है। डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला हैं हमारे साथ, ये ICCR की डायरेक्टर है ब्राज़ील में। डॉक्टर शुक्ला, ये भारत ब्राज़ील में कैसा है? भारत ब्राज़ील में देदीप्यमान है। भारत की संस्कृति के प्रति जिस प्रकार का रुचि है, जिस प्रकार का गहरा आत्मीयता है और जिस प्रकार की जिज्ञासा है, ऐसा बहुत कम जगह है। ब्राज़ीलियन भारत से प्रेम करते हैं, भारत के बारे में जानना चाहते हैं, भारत को देखना चाहते हैं, भारत के बारे में सीखना चाहते हैं। आप इन लोगों को कैसे सिखा रही हैं, कैसे बता रही हैं? देखिए, ऐसा है कि ICCR का सेंटर यानी कि स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर जो साओ पाउलो में है, हम योगा की क्लासेस लेते हैं, हम हिंदी की क्लासेस लेते हैं, हम कुछ संस्कृत सिखाते हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, भारतीय परफॉर्मिंग आर्ट्स की हम ओडिसी सिखाते हैं और उसके अतिरिक्त हमारे 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं। पहला कैंपस कनेक्ट यानी हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से जोड़ते हैं सेंटर को। दूसरा हमारा है एक्सपीरियंस इंडिया डे, जिसमें हम यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं, जो यंग विद्यार्थी, यंग स्टूडेंट्स स्कूल और कॉलेज के, उसके साथ हम यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर्स हैं यानी एकेडमिक कनेक्ट की बात करते हैं, उन्हें हम भारत का परिचय देते हैं। एक पूरा दिन अपने यहाँ रखते हैं और अनुभव देते हैं कि भारत है क्या। तीसरा हमारा प्रोजेक्ट है इंडिया इन योर लाइब्रेरी, यानी जो यहाँ की लाइब्रेरीज हैं, यहाँ पढ़ने की आदत बहुत अच्छी है, लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइब्रेरी में भारत के बारे में इतनी किताबें नहीं है। अब पिछले 10 साल में किताबों की संख्या बढ़ी है, रुचि बढ़ी है, उत्साह बढ़ा है। और क्या पोर्तुगीज में वो किताबें आप देते हैं? नहीं, हम अंग्रेजी में भी उपलब्ध कराते हैं और कुछ अनुवाद का भी हम काम करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी हम यहाँ होम प्रोडक्शन कर रहे हैं अपना, जिसमें हम एक मंत्र का पूरा DVD प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसे हमने कहा है कि मंत्रा फ्रॉम ब्राज़ील, उसका जल्दी लॉन्च होने वाला है। इसके अतिरिक्त ब्राज़ील बहुत ऐसा देश है जहाँ संगीत के प्रति बहुत आकर्षण है, नृत्य के प्रति। तो हमने कार्निवल में पिछली बार ICCR की ओर से, भारत के कॉन्सुलेट की ओर से, हमने पूरा एक बॉलीवुड का सेक्शन हमने कार्निवल में रियो में प्रेजेंट किया और साओ पाउलो में प्रेजेंट किया, जिसमें करीबन 5 से 7
1000 लोग आए। भारत और ब्राज़ील राजनयिक तौर पे और व्यापारिक तौर पे और यहाँ तक कि जो राजनयिक पूरा जो ढांचा है पूरे दुनिया का, उस ढांचे में एक दूसरे को करीब आकर यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। उसमें कल्चर का, पीपल टू पीपल कनेक्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है और उसे करने की कोशिश ICCR कर रही है। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ मैं यहाँ रियो द जेनेरियो से अखिलेश सुमन, DD न्यूज़ के लिए। ब्राज़ील में कुछ युवाओं के एक समूह को देखकर लगा कि भारतीय संस्कृति में यहाँ के लोगों की कितनी दिलचस्पी है। ये समूह भारत के पौराणिक मंत्रों में भी गहरी रुचि रखता है। संस्कृत और हिंदी न जानते हुए भी युवा अपने ही तरीके से इन पौराणिक मंत्रों का भी उच्चारण कर रहे हैं। आप भी देखिए ये युवा पूरे श्रद्धा भाव के साथ किस तरह से गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। ब्राज़ील में भारत कैसा है और किस तरह से ब्राज़ील के लोग भारत की परंपराओं को, भारत की संस्कृति को और यहाँ तक कि भारत के जो पौराणिक मंत्र हैं उसको अपना रहे हैं अपनी शांति के लिए, एक नए तरीके के जीवन को समझने के लिए और सीखने के लिए। इसलिए बोलते हैं कि ब्राज़ील और भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से सीख रहे हैं और यहाँ वे गाने जा रहे हैं गायत्री मंत्र हमारे सामने। तो ये लोग गायत्री मंत्र जानते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं और गायत्री मंत्र को अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन्हें हिंदी नहीं आती, संस्कृत भी ये नहीं जानते, लेकिन गायत्री मंत्र के अंदर की जो भावना है वो समझते हैं। और इसके बारे में बताएंगे हमारे साथी कि कैसे इन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ना सीखा, कैसे ये गायत्री मंत्र जानते हैं। गायत्री मंत्र के अलावा काफ़ी सारे मंत्र हैं। वो मुझे ये आश्चर्य होता है कि उनको शायद मीनिंग भी पता नहीं है, बस जिस तरह से गाते हैं ना तो लगता है जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल फील करके गाते हैं। How do you learn to practice it? Oh, it was through yoga classes. And the first time that I already chanted at home, but the first time that I chanted in front of other people was in a kirtan. So I had this practice for many years, joining kirtan movements in my cities, and also my daily practice, which is singing mantras every day. How did you come in contact with kirtan group? Brazilian people that went to India received the teachings and brought it for us. That was my first contact, and I'm very happy for it because it was how the culture came to me and I was touched by it. ब्राज़ील के कुछ लोग भारत में गए थे और जब वे भारत से लौटकर ब्राज़ील आए तो भारत की संस्कृति को भी लेकर यहाँ आए और उन्हीं के माध्यम से उन्होंने कीर्तन ग्रुप बनाया। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा के साथ बायलैटरल मीटिंग के लिए, उस समय ये लोग यहाँ मौजूद रहेंगे और अपनी संस्कृति से प्रधानमंत्री को अवगत कराएंगे। कैमरामैन पीयूष वर्मा के साथ रियो द जेनेरियो से मैं अखिलेश सुमन। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आणंद में देश के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। सहकारी क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी पहल है। यह विश्वविद्यालय सहकार, नवाचार और रोजगार की त्रिवेणी को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। इस मौके पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा 125 एकड़ में 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली विश्व की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी जा चुकी है। ये यूनिवर्सिटी सहकारिता क्षेत्र में नीति निर्माण, डेटा विश्लेषण, सहकारिता विकास की रणनीति और अनुसंधान जैसे कार्य करेगी। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी से तकनीकी सजगता, अकाउंटेंसी की समझ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मार्केटिंग के गुण तो आएंगे ही, साथ ही से प्रशिक्षित सहकारिता का संस्कार भी सीखकर ये आंदोलन देश के गरीबों और महिलाओं के लिए कैसे, आदिवासियों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, उस पर भी गहन अध्ययन करेगा। 125 एकड़ में 500 करोड़ की लागत से विश्व का पहला त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का आधारशिला रखने का काम किया। ये यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव में नीति निर्माण का काम करेगी,
डेटा विश्लेषण का काम करेगी, 5 साल, 10 साल और 25 साल की देश भर के कोऑपरेटिव के विकास की रणनीति करने का काम करेगी। अनुसंधान को भी इस यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा गया है और सबसे बड़ी बात है, ये यूनिवर्सिटी सिर्फ सहकारी कर्मचारी पैदा नहीं करेगी, यहां से त्रिभुवन भाई जैसे समर्पित सहकारी नेता भी पढ़ लिख कर सहकारिता क्षेत्र की नेतृत्व करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा अमेरिका के साथ भारत की व्यापार वार्ता पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि वे, उनके साथी और उनकी पार्टी लगातार नकारात्मकता ही फैलाते रहते हैं। उन्होंने भारत के लोगों का विश्वास खो दिया है, जिन्होंने बार बार कांग्रेस को नकारा। आज तक वे देश के विकास के लिए कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं बना पाए। Nobody takes Mr. Rahul Gandhi seriously anymore because of the negativity that he, his party and his colleagues are continuously spreading. The falsehoods that they are spreading, I think they have lost the plot, they have lost the confidence of the people of India, who are again and again rejecting the Congress party and their politics. Till today, they have not been able to come up with any positive agenda for the development of the nation. Even in Karnataka, their government is completely collapsed. It's a hotbed of corruption. It's a government which is fighting amongst themselves every single day. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा इन दोनों हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बिलासपुर में राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने प्रदेश के संबंधित प्रोजेक्ट्स के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ हुई मारपीट को चिंताजनक बताया और कहा कि ये देवभूमि की संस्कृति पर ही आघात है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कानून की रक्षा करने वाले ही अब कानून को हाथ में ले रहे हैं। घटना बहुत ही चिंताजनक है और यह सिर्फ कोई एक व्यक्ति के इंसिडेंट का सवाल नहीं है। ये दो चीजों को बहुत धक्का देता है, एक हमारी देवभूमि की संस्कृति को और दूसरा जिस सरकार में रक्षक ही भक्षक हो जाए उससे क्या आशा की जा सकती है। जिनके हाथों में कानून की रक्षा करना है वो अपने हाथों में कानून ले ले, ये कैसी सरकार चल रही है इसका जीता जागता नमूना है। पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले में भगोड़ा घोषित नीरव मोदी के भाई नेहाल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के भाई नेहाल मोदी को शुक्रवार 4 जुलाई को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी भारत की 2 बड़ी एजेंसियों ईडी और सीबीआई की तरफ से की गई प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर हुई। नेहाल मोदी के भाई नीरव मोदी के लिए काले धन को सफेद करने और छुपाने में अहम भूमिका निभाई थी। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में एक विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन सांसद मनोज तिवारी और विधायक जितेंद्र महाजन ने किया। अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर्स और प्रबंधन की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम में मेडिकल छात्रों और स्टाफ ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्लड बैंक की टीम के नेतृत्व में कुल 340 यूनिट्स रक्त को एकत्रित किया गया। शिविर में लायंस क्लब विवेक बिहार ट्रस्ट का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्सास में आई बाढ़ में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। अपने एक एक्स पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा, टेक्सास में आई विनाशकारी बाढ़ में लोगों, खासकर बच्चों की जान जाने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। अमेरिकी सरकार और शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी संवेदना। बर्मिंघम में चल रहे दूसरे टेस्ट में भारत ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 608 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है। जवाब में इंग्लैंड ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में 3 विकेट पर 72 रन बना लिए थे।
सिराज ने जैक क्राउली को 0 पर आउट करके टीम को पहली सफलता दिलाई। वहीं बेन डकेट को 25 रनों पर आकाशदीप ने पवेलियन भेज दिया। आकाशदीप ने जो रूट को 6 रनों पर आउट करके टीम को बड़ी सफलता दिलाई। इससे पहले टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी 6 विकेट पर 427 रन बनाकर घोषित कर दी थी। टीम इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में पहली बार एक मैच में 1000 या इससे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया। कप्तान शुभमन गिल ने एक और शतकीय पारी खेलते हुए शानदार 161 रन बनाए। पहली पारी में 269 रन बनाने वाले गिल एक मैच में 400 या इससे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। दूसरी पारी में रविंद्र जडेजा 69 रन बनाकर नाबाद लौटे। ऋषभ पंत और केएल राहुल अर्धशतक बनाकर आउट हुए। इससे पहले मैच में भारत ने पहली पारी में 587 रन बनाए थे। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 407 रन बनाकर के ही ऑल आउट हो गई थी। भारतीय क्रिकेट टीम का बांग्लादेश दौरा अगले साल तक के लिए टल गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई ने आपसी सहमति से अगस्त 2025 में होने वाली भारत बांग्लादेश व्हाइट बॉल सीरीज को टालने का फैसला किया। ये सीरीज 3 वनडे और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की है, जिसे अब सितंबर 2026 में आयोजित किया जाएगा। भारतीय भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा ने बेंगलुरु में आयोजित हुए एनसी क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। एनसी क्लासिक टूर्नामेंट के पहले संस्करण में नीरज चोपड़ा ने 86.18 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। टूर्नामेंट में केन्या के जूलियस योगे ने चौथे प्रयास में 84.51 मीटर सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक अपने नाम किया। वहीं श्रीलंका के रूमेश पथिरागे 80.10 मीटर सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कांस्य पदक जीतने में कामयाब रहे। इसी के साथ समाचार बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।